अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपस की बात में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची में ना सिर्फ ट्रैफिक हादसात में जो लोग ज़ख्मी या फिर जांबाक हो जाते हैं उनके हवाले से, बल्कि इसकी वजूहात भी जानेंगे कि शहर में ये ट्रैफिक हादसात कैसे होते हैं या फिर शहर में जो बढ़ती हुई ट्रैफिक है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस के पास क्या प्लान मौजूद है या फिर किन किन इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है शहर में जो ट्रैफिक हादसात होते हैं उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी कौन से इदारे कबूल करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जो लोग इस हादसात के अंदर ज़ख्मी हो जाते हैं उनकी फैमिलीज़ और उन लोगों से भी जानेंगे कि वो किस कर्ब से गुजरते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात भी देखेंगे इस प्रोग्राम में और साथ साथ मुख्तलिफ लोगों से बात भी करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस प्रोग्राम में और आगे चलते हैं। जी, हम इस वक्त फ़ैसल के घर पर पहुंचे हैं और फ़ैसल के दास्तान भी आपको सुनाएंगे कि वो इस ट्रैफिक हादसे में कैसे ज़ख्मी हुआ और उसके बाद उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि अब तक वो किन किन मुश्किलात से गुजरा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फ़ैसल ही मौजूद हैं। फ़ैसल, सबसे पहले तो आप ये बताएँ ये हादसा हुआ कैसे, उसके बाद इस हादसे को लेकर आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ गुजरी? बस हादसा ये है कि बाइक चलाते थे, जवान थे, शौक़ था, बस वही कच्चा जहन था, बस तो समझाते भी थे घर वाले नहीं करो तो बस नहीं समझ आता था। बस बाइक जो है ज़रा हाईवे पे निकल गए थे दोस्तों के साथ, तो बस चेक कर रहे थे, ऐसे ही गेटों की तरफ जा रहे थे, वापसी आते हुए जो बाइक जो है वो स्लिप हो गई। स्पीड बहुत थी, स्पीड मार रहे थे, तो एक दोस्त की तो डेथ हो गई थी। सिंगल बाइक पे थे और मेरा जो है ये हाथ का मसला हो गया था, टांग का ये साइड पूरा डैमेज हो गया था। तो बस उसके बाद फिर ले गए थे उस टाइम इमरजेंसी में। पहले तो उन्होंने बोला कि हाथ डैमेज हो गया, इनका हाथ काटना पड़ेगा। फिर भाई और घर वालों ने ज़रा बोला भाई आप करें कुछ, ये वो दो उन्होंने बहुत बोला तो उन्होंने फिर ऑपरेट करे, मगर इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 ऑपरेशन उन्होंने करे। वहाँ रहा हूँ 8-9 दिन आईसी रूम में रहा हूँ, ऑक्सीजन लगी हुई थी क्योंकि बिल्कुल कंडीशन बहुत ख़राब थी। 8-10 दिन बाद वहाँ से ऑपरेट फिर 1-2 महीने लगे। वहाँ इलाज कराया 2-3 साल, फिर वहाँ सेट नहीं हुआ, फिर दिखाया डॉक्टर को। उन्होंने फिर जो है वो बोला ऑपरेट हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप 1-2 किलो वेट उठा सकेंगे, कि चल वर्किंग में आ जाएगा। हमने बोला शुक्र है इतना भी हो जाए। वहाँ कराया, उन्होंने बोला आप पैसे वैसे जमा कराएं। बस वो भाई ने उसकी और उन्हें सब ने करके पैसे वैसे करवाए जमा, वहाँ इलाज कराया, ऑपरेट कराया, 2 ऑपरेट, एक बड़ा ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद फिर एक और छोटा कराया। फिजियोथेरापी कराई है बहुत 5-6 साल, कोई फ़र्क जो है इसमें नहीं आया बिल्कुल भी। ये हादसा हुआ कैसे? आपकी रफ़्तार ज़्यादा तेज़ थी, जो आपके साथ एक और आपका दोस्त था जो इसमें इंतकाल कर गया, उसकी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है? आपने ये अखराजात कैसे सरवाइव किए, इनको कैसे उठाया? बस अखराजात, जॉइंट फैमिली है, भाई साथ हैं, उन्होंने थोड़ी हेल्प की है। मैं तो 5-6 साल बैठा रहा, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करते थे, वालदा साथ ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली, अभी भी भाई साथ रहते हैं मेरे भाई। बहुत। आप करते क्या थे पहले मैं जॉब करता था, एसी का काम करता था कंपनी में, वहाँ पे जॉब करता था, एसी डिपार्टमेंट था। तो अब आप क्या करते हो इस कंडीशन में? अब जो है हमारी वो शॉप है भाई की, उसी में बैठ जाते हैं शाम को जाके, मगर वो भी बंद कराई हुई है। 1 महीना हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है इस मुल्क में। कितने बच्चे हैं आपके? आपको अफसोस होता है कि आप तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा रिपोर्ट हुआ और आप इस तरह आपकी आधी बॉडी जो है वो पूरी मुतासिर हुई है इससे? जी अफसोस तो होता है, मगर क्या करें, अभी एक तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। बच्चे हैं, शुक्र है शादी कर ली, थोड़ा बहुत भाइयों का भी साथ है, और ये है कि जॉब वॉब तो दुकान है, शॉप चलती है वो थोड़ी बहुत, मगर वो भी अब बंद कराई हुई है 1 महीने से। अब मोटरसाइकिल चला लेते हो आप? नहीं, बाइक नहीं चला सकता।
जी बिल्कुल, ये फ़ैसल की कहानी थी और आप देख सकते हैं कि फ़ैसल का एक हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम रही है इस हवाले से, और अब ये ना सिर्फ अफ़सोस कर रहे हैं बल्कि साथ साथ वो ये कहते हैं, दूसरों के लिए भी ये मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें, अपनी लाइन में रहकर जो है वो ड्राइव करें। ना सिर्फ ये बल्कि हमने मुतादिद लोगों से इसी टॉपिक पर जब बात की है उनकी जानिब से भी हमें यही कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो प्रॉपर अपने अगर तमाम तर चीज़ों को फॉलो करें, जो SOPs ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाई गई है उसको फॉलो करें, जो इंतज़ामिया की जानिब से SOP बनाई गई है अगर उसको फॉलो किया जाए तो किसी भी किस्म के हादसे से या फिर किसी भी किस्म की परेशानी से वो बच सकते हैं। बात कर रहे हैं शहर में होने वाले ट्रैफिक हादसा के हवाले से, तो मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह हादसा होते हैं और उसके बाद कुछ लोग अपनी जान से चले जाते हैं, जबकि मुतादिद लोग ज़ख्मी भी होते हैं। उनकी फैमिलीज़ कैसे सर्वाइव करते हैं, वो लोग खुद कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसी ये तमाम तर मामलात होते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और फैमिली के फ़र्द भी मौजूद हैं जो ट्रैफिक हादसे के अंदर ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि पूरे एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। वो कैसे गुजरे हैं, अखराजात कैसे बेयर किए हैं और उसके बाद क्या उनकी गलती थी या सामने से आने वाले की गलती थी या फिर ट्रैफिक पुलिस के कवानीन ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इनको जो है वो कुछ इस तरह की रियायत मिल जाती है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था या नहीं था। इस टॉपिक पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका ये ट्रैफिक में जो हादसा हुआ ये हुआ कैसे? मोटरसाइकिल पर थे, आप गाड़ी पर थे, कैसे जा रहे थे, किसने आपको हिट किया? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोटरसाइकिल पे था। मैं यहाँ से दियारी शरीफ से थोड़ा सा आगे जा रहा था कट पे ही, तो मैं था रॉन्ग, मेरी गलती थी, मैंने रॉन्ग जा रहा था और ये तो शुक्र है लगा कि मैं हेलमेट पहना हुआ था। सामने से एक कार आई है, बहुत स्पीड से थी, उसने टर्न किया, टर्न करके उसने मुझे देखा भी नहीं, मकसद उसने, और फिर गलती मेरी थी क्योंकि मैं वहाँ से अंधेरे में आ रहा था, मेरी गाड़ी को हिट कर रहा है, मैं जाके बिल्कुल गिरा हूँ आगे, और उसके बाद मुझे मकसद होश नहीं था फिर भी, लेकिन गलती मेरी थी। और वो ट्रैफिक जो गाड़ी वाला था वो वहाँ से फ़रार हो गया बिल्कुल। उसके बाद मुझे अस्पताल लेके गए। मैं जिस कर्ब से गुज़रा हूँ शायद कोई गुज़रे, अल्लाह पाक सबको बचाए, सबको सेव करे। हमारे कवानीन जो है ना वो थोड़े से ज़रा अच्छे हो जाएं। मैं DIG साहब से, IG साहब से अपील करूँगा कि हेलमेट और रॉन्ग जाने वालों को, बच्चे कोई भी हो, किसी की भी सिफारिश हो, उनको रोकें, क्योंकि वो गलती, छोटी छोटी सी गलतियाँ जो है ना वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। आपने हेलमेट की बात की, आपने खुद हेलमेट पहना हुआ था, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? और आप जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे आप भी रॉन्ग वे पे जा रहे थे? जी मैं रॉन्ग पे जा रहा था, हेलमेट मैंने ज़रूर पहना हुआ था और उसकी वजह से आज आपके सामने मैं मौजूद हूँ, वरना शायद मैं होता भी नहीं। हुआ क्या आपके साथ? आपकी टांग फ्रैक्चर हो गई, कितने मंथ जो है वो आप बेड रेस्ट पे रहे? मैं 4 से 6 महीने तक तकरीबन ये बेड पे रहा हूँ। मैं, नौकरी भी मेरी छूट गई। मैं काम से, क्या करते थे आप? मैं टेक्सटाइल मिल में, मेरा काम हम सारा बंद हो गया और यकीन करें कि जिस तरह से गुजरे हैं हम वो आपको बता ही सकते हैं। ये तो दोस्त और भाई हैं मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मैं आज अभी घर पे अपने बाइज़्ज़त जी रहा हूँ, वरना तो यकीन करें ज़िंदगी बड़ी अजीरन थी। और मैं उन दोस्तों को, उन भाइयों को भी मना करूँगा जिनके बच्चे रोडों पे रॉन्ग वे जा रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, और उनको यकीन करें कि वो बाप उनसे सख्त हो जाए, पाबंदी से उनको करे, वो गाड़ियाँ दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, बाद में पुलिस को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ना उनकी उम्र होती है, ना उनके अंदर कोई ऐसे कानून जानते हैं, वो बिल्कुल गाड़ी भगा रहे होते हैं। ये तो मेरी गलती थी, मैं बड़ा था, घर में बड़ा हूँ, तो मैंने अपने आप को बचा लिया, अल्लाह ने बचाया, मकसद ज़रिया बन गए सब लोग मेरे दोस्त यार। और मैं उनको ज़रूर कहूँगा और मैं DIG साहब से भी अपील करूँगा कि लाइसेंस ब्रांच के अंदर ऐसे लोग बिठाएं और ऐसे लोग वहाँ पर दें जो बआसानी लोगों के लाइसेंस बनवा लें। आपके तवज्जुह से यही कहूँगा, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइसेंस होगा ना तो उनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें इसका आप, और लाइसेंस ब्रांच में बताते भी हैं। कितने टाइम आप रहे बेड रेस्ट पे और फिर उसके बाद जो आपकी ये टांग जो मुतासिर हुई है, अब डॉक्टर क्या कहते हैं, किस हद तक ये मुतासिर हुई है? कोई काम कर रहे हैं आप या अब नहीं कर रहे हैं? अब मैं करूँगा काम, क्योंकि अभी टाइम यही हुआ है कि अभी मैं कुछ आगे हुआ हूँ। अब तो मैं ज़िंदगी भर के लिए पाइजी तरह चल रहा हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। जिस तरह चलता हूँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। लेकिन प्लीज़ मैंने जिस तरह से गुजार ली, ज़िंदगी गुजार ली, खुदा के वास्ते लोगों को बताएं, आप उनको समझाएं कि ऐसा ना, गलती ना करें।
आप अपने तवज्जो से चैनल के जो जियो का है, अल्लाह तो आप लोगों को भी अच्छा रखे। और मैं डीआईजी साहब से भी अपील करूंगा और जो पुलिस वाले हैं उनसे भी अपील करूंगा कि उन जगहों पे जहां लोग रॉन्ग जा रहे हैं कुछ कवानीन बताएं, सख्ती करें। आप ये समझते हैं कि जैसे दीगर ममालिक में सख्तियाँ की जाती हैं, कराची में भी वैसी सख्ती होनी चाहिए जैसे दीगर ममालिक के अंदर हैवी चालान किए जाते हैं, कि कराची में भी इस तरह के चालान होने चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये जो वक्ती हैवी चालान है ना, ये हमारी ज़िंदगी को सेव करेगा। आज मैं रॉन्ग जा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है अगर मैंने चालान मेरा हो गया तो मैं इतने पैसे दे नहीं सकता जितने मैं कमा रहा हूँ, तो मैं फिर उसको मैं सख्ती से उस पर अमल नहीं करूँगा। वजह यह कि मुझे डर भी होगा, खौफ भी होगा, और हमें अपनी कराची पुलिस का भी खौफ होगा कि रोड पे रोकेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे। जो लोग सिफारिशें करते हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि सिफारिश ना करें, अपने बच्चों पे भी सख्ती करें, और जो मैं जा रहा हूँ तो मेरा चालान करें, मुझे बंद करें। ये अस्पतालों के खर्चे में कितना खर्चा आपका अब तक आ गया, कैसे उसको बेयर किया? ये तो देखें, मेरे जो भाई हैं यही बताएंगे आपको। मैं तो बिल्कुल होश में नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है 6-7 लाख रुपए लग गए वहाँ पर, मेरा ख्याल है। क्योंकि अस्पताल हमारे गवर्नमेंट अस्पताल ऐसे नहीं है जिस पे जाके आप सही से सही हो जाएंगे। वहाँ तो बस किस तरह से लोग इलाज करा रहे हैं ये अल्लाह जानता है। वो तो मुझे लेके गए थे, तो पहले तो वहीं गए थे, उसके बाद फिर ये भाई मुझे लेके गए आगे, तो उससे मेरी ज़िंदगी भी सेफ़ हुई है। और मैं आपसे फिर अपील करूँगा, हेलमेट और कवानीन जो है ना उसको सख्त करें। रॉन्ग जो जा रहा है वो हमारा अपना दुश्मन नहीं है, इस मुल्क का भी दुश्मन है, इस शहर का भी दुश्मन है। अच्छा, तो ये तमाम तर जो आपको हॉस्पिटल के तमाम तर मामला थे, ये आपके भाई ने आपको जी, मेरे भाई हैं नावेद भाई। बिल्कुल। आपने ये बफर जोन के एक रिहायशी हैं, उनकी आपने दास्तान सुनी कि वो किस मुश्किलात से गुजरे और छोटी सी गलती की वजह से वो कितने परेशान रहे। उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ दीगर भी मौजूद हैं। आप बताएं कि जब भाई का आपको पता चला, उसके बाद जिस गाड़ी ने हिट किया था, कि उसके हवाले से कोई छानबीन आप लोगों ने की? जनाब, छानबीन की थी, वो तो हिट करके फ़ौरन ही निकल गए थे। और इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे, कि अगर कोई हादसा हो जाता है, गलती होती है, तो इंसानी हमदर्दी के नाते ही बंदे को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो इस तरह के तब चीज़ें हमारे उससे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। इस हादसे के बाद परेशानी तो आपको हो रही होगी, किस तरह की परेशानियों को जो है आप फेस कर रहे थे? जनाब, सबसे बड़ी परेशानी तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाने की हुई, जाए वक़ूत से जहां पर इनका हादसा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ इंसानियत ख़त्म हो गई है। लोग जो है कोई मरीज़ पड़ा है या कोई हादसा हुआ है, उसको अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसके मोबाइल फ़ोन और पर्स पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि ये सबसे पहले गायब किया जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, सरकारी तौर पे इलाज नहीं है, वो एक बड़ा अलमिया है हमारा। चले, हमने प्राइवेट बेयर कर लिया इलाज, उसके बाद लाना ले जाना उससे बड़ी ट्रेजेडी है कि सरकारी तौर पे कोई इसमें कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। आप प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करें, उनको पे करें। जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे, मैं नाम नहीं लूँगा उन इदारों के, वो भी चार्ज करते हैं, जो फलाही इदारों के नाम पे काम कर रहे हैं, नाम देहात के लें बहुत सारे। तो ये सिलसिला है। उसके अलावा फिर मैं रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि आईजी साहब से कि कोई इस तरह का सिस्टम बनाएं जो पेशेंट को, हादसे वाले पेशेंट को या किसी भी मरीज़ को सड़क से उठा के अस्पताल पहुंचाए, तो उसके लिए आसानी फरमाएं। ये ना करें कि उसी को पकड़ के बिठा लें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। कानूनी कोई मसला आता है कि लोग सड़कों पे अगर इस तरह हादसे के बाद पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता, अगर कोई उठाता है तो उसको ले जाने वाला नहीं होता, इसमें क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह बेसिक यही है कि हमारे कानून में कमज़ोरी है और लोग जो है किसी को भी ट्रीटमेंट देने में और दिलवाने में अवॉइड करते हैं कि पुलिस केस बन जाएगा, सबसे पहले पुलिस हम ही को बिठा लेगी। हमारे यहाँ तो एक और नया कुछ सिस्टम बन गया है कि लोग मोबाइल लेके वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। इतने हम लोग बेरहम हो गए, संगदिल हो गए कह लें। और ये इसमें हमारे बड़ों की गलती है जो अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते। कम से कम वो इतना गाइड करें कि एम्बुलेंस को कॉल कर लें किसी को, कि इनको जाए वक़ूत से, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है, उसको आप हॉस्पिटल पर। बात फिर वही आएगी, सरकारी तौर पे कोई एम्बुलेंस सर्विस इस तरह की है ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रेस्क्यू 1122 को मुतारिफ़ करवाया गया, लेकिन अभी वो भी प्रोसेस में चल रही हैं। तो आपने उनसे कोई रब्ता करके देखा था? 1122 वाले भी अगर सीरियस क्रिटिकल केस होता है तो वो आते हैं, वरना नॉर्मल केसेस में नहीं आते। छोटे मोटे जो हादसा हो जाते हैं या कोई डेड बॉडी पड़ी है या कहीं, जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़ाती तजुर्बात में, यहाँ तो सबसे पहले देखा जाता है कि किसको क्या फ़ायदा होगा। इदारे भी फ़ायदे के लिए बने, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, ज़ाती फ़ायदे के लिए बने। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, उनकी हालत बहुत ज़्यादा अबतर है।
मेडिसिन बाहर से लानी पड़ती है। अगर आपकी सिफारिश होगी तो आप काम करा सकते हो, वरना तो मरीज़ वहाँ आप बचाने के बजाय अल्लाह के घर पहुँचाने के लिए लेके जाते हो। जब आप इनको लेकर गए सरकारी अस्पताल में, सबसे पहले उनका क्या मौक़िफ़ था? फिर वहाँ से उन्होंने क्यों शिफ्ट, उन्होंने क्या कहा कि ये ट्रैफिक हादसा है तो हम इसको वो नहीं करेंगे? नहीं, सब उन्होंने ट्रीट किया, लेकिन मकसद ये कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, बड़ी मेजर सर्जरीज़ के लिए नहीं है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो फिर हमने वहाँ से जो भी उनके होते कानूनी प्रोसीजर पूरा करके हमने प्राइवेटली इनका कंप्लीट। अस्पताल इंतजामिया तो ये कहती है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी है, तो इसलिए करके हम इस पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे। तो क्या किसी पुलिस एहलकार ने, पुलिस अफसर ने या फिर किसी भी थाने के अमले ने आपसे रब्ता किया इस हवाले से कि कोई कानूनी कार्रवाई आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर हम ऐसे इमरजेंसी में केसेस लेके आते हैं हादसात वाले, तो उसमें वो कहते हैं पुलिस केस है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाए कि सबसे पहले इंसानी जान कीमती है, वो बचाई जाए, उसको ट्रीटमेंट दी जाए, बाद में पुलिस केस और सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कराची पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम में, जहां से ट्रैफिक के निज़ाम को, तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है। डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में हम इस वक्त पहुंचे हैं और यहां का जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है वो हम देख रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो शहर में ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं या फिर बेहंगम ट्रैफिक शहर में जो चल रही है उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, इन हादसात को यहाँ से कैसे रिपोर्ट किया जाता है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। साथ साथ ये बताएँ कितने कैमराज हमारे पास लगे हुए हैं और इन कैमराज का असल में काम है क्या? जी, बुनियादी तौर पे हम 2 कमांड एंड कंट्रोल रूम्स के ज़रिए जो है कराची के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। एक हमारा मरकज़ी कंट्रोल रूम जो है वो सीपीओ में आईजी ऑफिस में मौजूद है और उधर ही हमारी ट्रैफिक की हेल्पलाइन भी फंक्शन करती है। दूसरा ये है, ये सेटेलाइट यूनिट जो है ये मेरे ऑफिस में मौजूद है और यहाँ से हम तकरीबन 2300 कैमरों के ज़रिए जो है कराची का ट्रैफिक को जो मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, जिसमें कि अगर कोई हादसा होता है तो उसको नोट करके और फौरी तौर पर रेस्क्यू व्हीकल्स को भेजा जाता है। हम यूजुअली जो है वो ट्रैफिक हादसात की सूरत में फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। हमने अपने तमाम जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी की है। हमारे ट्रैफिक एहलकार फौरी तौर पे वहाँ पहुँच के जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं 1112 को वो इतला करते हैं या उसको जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक जो उसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, जो भी ज़ख्मी अगर हुआ हो उस हादसे के अंदर तो उसको वो फ़र्स्ट एड मुहैया करते हैं। और इसके अलावा जो गाड़ी एक्सीडेंट में शामिल होती है उसको जो है साइड पे करवा के ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाता है। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा और डीआईजी साहब से कहूँगा कि आगे आएँ, ज़रा सा हमें इस मॉनिटरिंग रूम के हवाले से भी बताएं कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कराची की ये मुख्तलिफ सड़कें हैं और इन सड़कों पर जो ट्रैफिक या जो पार्किंग का निज़ाम है ना सिर्फ उसको मॉनिटर किया जा रहा है बल्कि किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम पेश आती है तो फौरी तौर पर जो है वो उसको यहाँ से भी रिस्पॉन्ड किया जाता है। बताएँगे थोड़ा सा कि इन कैमराज की मदद से यहाँ से कैसे आप लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं फौरी तौर पर। फिर उसके बाद जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, जैसे कि शहर में कोई हादसा होता है तो वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सरकारी तौर पर भी नहीं है, अभी उसको डेवलप किया जा रहा है, मज़ीद उसको बेहतरी की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं इन हादसात को रोकने के लिए हमारे पास क्या ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, एक तो मैं पहले आपको ये ब्रीफ कर दूं कि यहाँ हम जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को मॉनिटर करते हैं वो मुख्तलिफ ज़राए हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं कि हम कैमरों के ज़रिए जो है वो देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ गूगल मैप्स भी लगे हुए हैं। ये गूगल मैप्स के ज़रिए हम वहाँ मॉनिटर करते हैं कि जहाँ हमें कैमरा दस्तयाब नहीं होता और हम उसको लाइव गूगल मैप्स के ज़रिए मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं जहाँ पे भी ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाता है तो वो उसकी कलर चेंज हो जाता है और हम उसके ज़रिए जो है वहाँ पे मुतलका स्टाफ को भिजवा के वहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं। दिखाएं, हमें गूगल मैप भी दिखाएं। मैं चाहूँगा कि आप इसमें भी हमें बताएं कि जैसे कि एक सड़क है, इस सड़क से अगर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, अगर इस अभी आप अगर ये देखें तो ये मोहम्मद अली जिन्ना रोड है जो कि यहाँ ब्लू में दिख रहा है। अगर इसके अंदर जो है वो कहीं जो है ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाएगा तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि इस मकाम से इस मकाम तक जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तो फिर हम वहाँ पे जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो अपनाते हैं, स्टाफ भिजवाते हैं या उधर कोई भी जो रुकावट जिसकी वजह से वो फ़्लो बनता है उसको दूर कराने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया।
शहर में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? ट्रैफिक हादसात की मुख्तलिफ जो वजूहात हैं, अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जिसको हम कहेंगे कि वो शहरियों की बेहतियाती है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करना और उनका कैजुअल एटीट्यूड जो है, स्पेशली बाइकर्स का। हमारे इसमें कराची में जितने भी हादसात होते हैं उसमें से तकरीबन जो है वो 60 से 65% जो उन हादसात के बाइस मुतासर होते हैं वो बाइक सवार हैं। उसके अलावा जो 20 से तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं जो कि रोड क्रॉस करते हैं और उस वक्त जो है वो किसी हादसे का शिकार होते हैं। इन दोनों सूरतों में ज़रूरत इस अमर की होती है कि जैसे जो रोड क्रॉस करने की बात है तो वो जहाँ कहीं पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, इवन बना हुआ है तो भी शहरी अमूमन उसको अवॉइड करते हैं और तेज़ी से जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ख़ुसूसन रात के वक्त जब अंधेरा होता है। तो जो गाड़ी की लाइट अगर जल भी रही होती है तो उसको रोड क्रॉस करता हुआ बंदा जो है वो अमूमन नज़र नहीं आता और वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बाइक सवार जब वो लेन का डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते या बैक व्यू मिरर नहीं लगाते, फ्रीक्वेंटली लेन चेंज करते हैं, या तो उसमें भी वो हादसात का शिकार होते हैं। कराची में ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो शहर में ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं वो कैसे रिपोर्ट होते हैं और फिर उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो वजूहात क्या हैं वो भी जानते हैं। हमारे साथ SP ट्रैफिक कोरंगी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे ये हादसात रिपोर्ट होते हैं, क्या इसकी वजह समझती हैं आप? लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, नहीं होता है? इस डिस्ट्रिक्ट को आप चला रही हैं, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बताइए। काशिफ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो अभी मैंने देखा 11 महीने में जो एक्सीडेंट का है वो काफ़ी फोकस बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात ये कि लोगों में एक तो अवेयरनेस नहीं है, वो अपने लेन के बारे में नहीं जानते कि उन्हें कौन से ट्रैक में चलना है। इवन कि अगर बस वाला है उसको थर्ड ट्रैक में जाना है तो वो फर्स्ट ट्रैक को यूज़ करता है, तो जो हादसे का बुनियादी वजह बनते हैं। इसके अलावा हमारी पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है। ट्रैफिक जा रहा होता है वो उनके माइंड में होता है कि जी वो निकल जाएंगे, लेकिन ये एक जो कैलकुलेशन होती है वो उनकी गलत हो जाती है और जो एक बड़े हादसे का सबब बनती है। अच्छा, आपके पास चूँकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह के मसाइल आपको सामने नज़र आते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता ही है सारा हैवी ट्रैफिक है। इवन के हमारा ब्रोक चौरंगी से लेकर सिंगर चौरंगी तक तकरीबन 5 चौरंगी आती हैं और तकरीबन ये 8.5 किलोमीटर का क्या कहते हैं एरिया है, 9 मीटर का। इसमें एक तो जगह जगह जो है ना स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिसके लिए मैंने बार बार मुतलका इदारों को भी कहा है, बताया गया है कि आप यहाँ पे स्टील के जो आयरन बैरिकेड्स होते हैं स्पीड ब्रेकर वो बनाएं। जब वो बन जाएंगे तो जो हैवी ट्रैफिक है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्लो होगा, तो जो उससे ना स्पीड उनकी टूटेगी तो हादसा भी कम होंगे। जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात में ना सिर्फ शहरी बल्कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी खुद जो है वो इन्हीं हादसात में ज़ख्मी भी होते हैं। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि ये कैसे ज़ख्मी हुए, दौरान ड्यूटी ज़ख्मी हुए या फिर ड्यूटी से वापस आ रहे थे। क्या नाम है आपका, कितनी सर्विस आपकी हो गई अभी तक? मेरा नाम रहीम बख्श है। मैं मज़ार कायद पे ड्यूटी कर रहा था। दौरान ड्यूटी वापस आ रहा था तो आगे से एक लड़का जो ना वन में आ रहा था, अचानक मेरे आगे आ गया तो मैंने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने में मैं गिर गया। गिरने के बाद जो है गाड़ी की जो फुटरेस है वो फुटरेस से जो है ना वो मेरी इस टांग में लगी। मैं आधा वज़न तो गाड़ी के ऊपर था, आधा जो है ना ये नीचे जो है ना टांग थी, टांग के नीचे जो है ना वो फुटरेस जब आ गई तो लोगों ने मेरे को फिर वो गिर गया। गिरने के बाद लोगों ने मुझे उठाया। जैसे मैं उठा तो फिर नीचे देखा तो मेरी टांग की हड्डी जो है ना वो टूट गई थी। इसी दौरान फिर मैंने अपने SO और RK को फ़ोन किया तो वो लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, फ़ौरन जो है ना मुझे सिविल अस्पताल लेकर गए। वहाँ गया, तकरीबन 1 हफ़्ता मुझे एडमिट किया गया। 1 हफ़्ते के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन करने के बाद फिर मस्जिद में मेडिकल पे रहा, घर पे आया तो बीच में जो ना फिर मुझे जो है इंस्पेक्शन हो गई।
यानी कि टांग मेरी जो है सही नहीं लगी, चलने से कासर हो गया था। कितना टाइम पहले आपका ये हादसा हुआ था? ये मेरा हुआ था तकरीबन पहले 2023 के 7वें महीने में ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। फिर मेरे को 4-5 महीने हो गए थे, तो उसी दौरान फिर फ्रैक्चर हो गया मुझे इस टांग में। फ्रैक्चर होने के बाद महकमे ने आपके साथ ताउन किया? बिल्कुल हाँ, मेरा तावन मेरे साथ किया। मुझे ऐसो बजाते खुद था, आर के था, सिविल अस्पताल लेके गए, वहाँ पे एडमिट करवाया। 5-6 दिन के बाद ऑपरेशन किया गया। कितनी सर्विस आपकी हो गई? मेरी तकरीबन अभी 30-32 साल है। क्या नाम क्या आपका? रहीम बख्श। रहीम बख्श, अब आपके फैमिली में कितने लोग हैं? सारी फैमिली डिस्टर्ब? हाँ बिल्कुल, फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई। तो मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटियाँ हैं। तो मस्जिद ये मैं घर पे रहा, तो ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर मेरा दोबारा जो है चेक कराने गया, तो उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी नहीं लगी है, इंस्पेक्शन की वजह से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं सिविल में ऑपरेशन नहीं करा, प्राइवेट हॉस्पिटल में नाज़िमाबाद में मैंने ऑपरेशन कराया। बिल्कुल, ये रहीम बख्श की आपने तमाम तर दास्तान सुनी, और शहर में इसी तरह मुख्तलिफ हादसात हो रहे हैं, और उसमें ना सिर्फ शहरी बल्कि ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं। और इनकी जानिब से भी शहरियों को यही पैगाम दिया जा रहा है कि शहरी जो हैं वो ना सिर्फ एहतियात करें बल्कि साथ साथ जो कवानीन हैं उस पर पाबंदी भी करें। अगर मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। आज के प्रोग्राम में हमने ना सिर्फ शहर में ट्रैफिक के मसाइल बल्कि उसके साथ साथ ट्रैफिक हादसात के हवाले से भी बात की कि शहर में ट्रैफिक हादसात की क्या वजह है और ट्रैफिक हादसात में इजाफा क्यों हो रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की कि उनकी जानिब से इन बढ़ते हुए हादसात पर क्या मौक़िफ़ है, और शहरियों का भी मौक़िफ़ लिया कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन नासिर अली के साथ आज के प्रोग्राम में मुझे काशिम मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।